Hello everyone, my name is Riddhi and today in this lecture we will discuss about India-Taiwan issues. India-Taiwan issues is part of GS पेपर 2. अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये पूरा इशू न्यूज़ में क्यों है. तो रिसेंटली ताइवान के प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी जिसको इंडिया के 2 MPs ने अटेंड किया था, वर्चुअली अटेंड किया था. ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपने प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान की स्वेरिंग इन सेरेमनी की है, इंडियन एमपीज़ ने अटेंड की है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है चाइना को. ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था. अब इंडिया ताइवान के बायलेटरल रिलेशंस कैसे हैं ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो बैकग्राउंड थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है, एक होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि है आज का चाइना, और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान है. ऑलराइट, अब 1950 में क्या हुआ था कि इंडिया ने जो अपनी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दिया था, जिसकी वजह से इंडिया ताइवान के जो बायलेटरल टाइज थे वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इंडिया ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास ये चला गया उनके फेवर में. अब कोल्ड वॉर के टाइम भी क्या होता है कि इंडिया और ताइवान के जो रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हो पाते, तो थोड़े से रिमोट रिलेशंस ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि ताइवान US लेड ब्लॉक ज्वाइन कर लेता है और इंडिया जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन कर लेता है. इस वजह से भी इनके बायलेटरल टाइज इतने इम्प्रूव नहीं हो पाते. अब क्या होता है कि 1990s में इंडिया की जो पॉलिसी है ताइवान की तरफ वो थोड़ी सी रीओरिएंट होती है. क्यों होती है? क्योंकि इंडिया उस टाइम पर काफ़ी डोमेस्टिकली इकोनॉमिक क्राइसिस भी फेस कर रहा होता है, साथ में बहुत फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस भी फेस कर रहा होता है. तो इन सब को देखते हुए इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा रीओरिएंट करता है ताइवान की तरफ और इंडिया ताइपी एसोसिएशन का सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से 1995 में ये अनऑफिशियल रिलेशंस इंडिया ताइवान के इस्टेब्लिश हो जाते हैं. इंडिया ताइपी एसोसिएशन जो है वो इंडियन एम्बेसी है इन ताइवान. ताइवान में एक जगह है ताइपी विच इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान. ठीक है, इसी तरीके से ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर का भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1995 में ही. एंड ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ये एम्बेसी है इंडिया में. ठीक है, और ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर बायलेटरल रिलेशंस को प्रमोट करता है इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मीडिया, टूरिज्म, कल्चर एक्सेट्रा. ऑलराइट, पर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद इंडिया ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता और इसी वजह से कोई भी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया ताइवान के बीच में इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पा रहे हैं. अब बात करते हैं ताइवान और वन चाइना पॉलिसी की. तब हुआ क्या था, ताइवान जो कि ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो 1949 में बना था और 1949 में जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज थी उसने नेशनलिस्ट फोर्सेस को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था नेशनलिस्ट फोर्सेस को और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया था. मतलब कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि आज की है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आज का जो चाइना है, उसने नेशनलिस्ट फोर्सेस जो कि आज का ताइवान है उसको हरा दिया था. और इसी चक्कर में फिर नेशनलिस्ट फोर्सेस जो थे जो कि ताइवान है वो सारे लोग जो है ताइवान चले गए थे, जिसकी वजह से चाइना के साथ ताइवान का सेपरेशन हो गया था 1949 में ही और एक नया रिपब्लिक ऑफ चाइना ये तब बन गया था. अब दोनों ही साइड ये कहती हैं कि हम पूरे चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो कि आज का ताइवान है वो भी ये कहता है कि हम चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है जो कि आज का चाइना है वो भी ये कहता है कि हम पूरा चाइना रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब इनिशियली क्या हुआ था, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी थी जिन्होंने ताइवान को अलग ही रिकॉग्नाइज किया, इंक्लूडिंग USA. तो USA का भी यही मानना था कि ताइवान जो है एक अलग गवर्नमेंट है, एक अलग कंट्री है, ये अलग स्टेट हो गई है. बट डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से US ने कहा एक वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर दी. ठीक है, अब ये वन चाइना पॉलिसी में क्या है कि ऐसी कोई भी कंट्री जो कि चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहती है उसको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही चाइना है और जिसकी वजह से उनको ताइवान के साथ अपने सारे जो फॉर्मल टाइज हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे. तो इसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी कि सिर्फ एक ही चाइना है जो कि है PRC, और अगर आप ये रिकॉग्नाइज कर जाते हो तो आपको ताइवान के साथ अपने रिलेशंस ख़त्म करने पड़ेंगे. ठीक है, अब ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशंस और WHO का मेंबर नहीं है, बट WTO का ये मेंबर है बाय द नेम चाइनीज़ ताइपी, जस्ट ताइवान. और टोटल जो मेंबर्स हैं इसमें
जैसे यूएन के टोटल मेंबर जो है वो 193 मेंबर्स हैं, जिनमें से 179 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन नहीं करते हैं। अब देखते हैं इंडिया ताइवान के रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक प्रोस्पेक्ट्स। अब क्या हो सकते हैं आगे के स्ट्रैटेजिक प्रोस्पेक्ट, अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स हम देखेंगे कि कैसे इंप्रूव हो सकते हैं इंडिया ताइवान रिलेशंस। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, हम कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एरिया ये है कि चाइना का जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है इस पूरे रीजन में, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटीज़ हैं इंडिया और ताइवान की, वो अपने अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से आपस में मिल जाएं, साथ में आके चाइना की जो असर्टिवनेस है रीजन में उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला रीजन तो यही हो गया है कि अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए ये लोग पास आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग एक कॉमन विजन शेयर करते हैं। किस तरीके से कि रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को ये लोग मानते हैं, तो इसीलिए एक कॉमन विजन जो है वो शेयर करते हैं। और इंडिया ताइवान जो है वो खुद को एशिया पैसिफिक रीजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर भी मानता है। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि देखो, अगर ताइवान को आपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया को साउथ चाइना सी में एक नेविगेशन का फ्रीडम मिल जाएगा, जिस वजह से इंडिया अपने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ जो हैं उसको भी एक्सपैंड कर सकता है। तो ये भी एक मेजर रीज़न माना जाता है। अब थोड़े से इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो देखो, ये जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं इंडिया और ताइवान, इन्होंने कुछ अग्रीमेंट साइन किए थे। कौन कौन से अग्रीमेंट साइन किए थे इन लोगों ने? एक तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट और एक कस्टम्स कोऑपरेशन अग्रीमेंट। 2011 में अग्रीमेंट साइन किए थे और इनका एम ये था कि अपना बायलैटरल ट्रेड जो है उसको और बढ़ाया जाए। 1995 से लेकर के 2018 तक जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ा है। जैसे पहले था $934 मिलियन से लेकर के अब जो है 2018 में ये बढ़ा था $7.5 बिलियन, तो इतना बढ़ गया है। और इसका टारगेट है कि हम लोग $10 बिलियन एटलीस्ट 2020 तक अचीव करें, ये हमारा टारगेट रहा है। दूसरी चीज़ हम कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? कोलैबोरेशन कर सकते हैं। देखो, इंडिया का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी अच्छा है, ताइवान की हार्डवेयर अच्छा है, तो इससे क्या हो सकता है कि हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स हैं, उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ताइवान के पास बहुत ज़्यादा अच्छे ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स हैं और ताइवान की एक्सपर्टाइज है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन, माइंस में, एक्सप्लोरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प हो सकती है कि हम अपना सॉफ्टवेयर और ताइवान अपना हार्डवेयर जो है वो कोलैबोरेट करके हमारी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स में हेल्प हो सकती है काफ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है बैम्बू रिसोर्सेज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंडिया के पास काफ़ी अच्छा खासा नेचुरल बैम्बू रिसोर्सेज हैं और ताइवान जो है वो वर्ल्ड क्लास बैम्बू चारकोल टेक्नोलॉजी ओन करता है, जिसकी वजह से अगर हम कोलैबोरेट कर जाते हैं तो बैम्बू रिसोर्सेज में हाई वैल्यू एडेड गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी की। तो देखो, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो आजकल फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पोटेंशियल देखने को मिलती है। रिलीजियस टूरिज्म की वजह से इंडिया और ताइवान के टाइज और स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं, और इसका मेन एग्जांपल है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म कैसे है? देखो, बुद्धिज़्म जो है वो ताइवान में मेजॉरिटी रिलीजन है और इंडिया जो है बुद्धिज़्म का बर्थ प्लेस है। इसी वजह से ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इनके टाइज स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। दूसरा है ई वीज़ा प्रिविलेजेस। तो इंडिया ने ई वीज़ा प्रिविलेजेस, ताइवान के लोग जितने भी ताइवान से ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में, उन लोगों को ई वीज़ा प्रिविलेजेस दिए हैं। और इसी तरीके से ताइवान ने भी ऑनलाइन ट्रैवल ऑथराइजेशन अलाउ किया है इंडियन विजिटर्स को, और 30 डे वीज़ा फ्री स्टे एलिजिबल इंडियन विजिटर्स को ये अलाउ किया है। तो दोनों ही तरफ से अब टाइज बढ़ रहे हैं इनके। एक और चीज़ यहाँ पर एजुकेशन के मामले में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं ये लोग। किस तरीके से? देखो, ताइवान जो है वो 160 एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ को होस्ट करता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं इसका पार्ट बनते हैं हर साल। और अगर आप ताइवान से डिग्री लेते हो तो उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है, तो ये एक और मेजर फैक्टर बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। सबसे पहला आता है कि चाइना से ऑपोजिशन। अब क्या है कि चाइना हर किसी को यही कहता फिरता है कि देखो, आप वन चाइना पॉलिसी फॉलो करो, ताइवान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है।
तो चाइना जो है वो किसी भी तरीके का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट अगर आप बनाते हो ताइवान से, उसको अपोज करता है, स्ट्रिक्टली अपोज करता है। और स्ट्रिक्टली बोला हुआ है, इंडिया को भी पास्ट में चाइना ने काफ़ी बार स्ट्रिक्टली ये वार्निंग दी है कि प्लीज़ वन चाइना पॉलिसी ही फॉलो करें। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में ताइवान के साथ अपने रिलेशंस और क्लोज करते हैं, बायलैटरल टाइज और बढ़ाते हैं ताइवान के साथ, तो इससे चाइना जो है वो नाराज़ हो सकता है। स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, जो आजकल की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, जहाँ पर जो बायलैटरल रिलेशंस हैं हमारे चाइना के साथ भी, वो काफ़ी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और मिलिट्री टेंशंस हो रही है बॉर्डर पे, और ज़्यादा बढ़ रही है मिलिट्री टेंशन। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो चाइना का ऑपोजिशन काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। अब देखो, दूसरी चीज़ है बायलैटरल ट्रेड। देखो, इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, ऑल्दो इंडिया और ताइवान दोनों ही कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, बट फिर भी इकोनॉमिक एक्सचेंज काफ़ी कम है। जो बायलैटरल ट्रेड देखा गया है, तो पूरा टोटल ट्रेड अगर देखा जाए दोनों ही कंट्रीज़ का 1% है खाली, तो बहुत ही कम है अभी ट्रेड। तो बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, ये एक मेजर चैलेंज यहाँ पर बनता है। फिर ट्रेड बैरियर्स काफ़ी आते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स जितने भी हैं उन्होंने ये कहा है कि देखो, जो ताइवानीज़ एंटरप्रेन्योर्स है वो ये कंप्लेन करते हैं कि रिव्यू प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा चलता है, लॉन्ग टर्म रिव्यू प्रोसेस, देन लंबा क्लियरेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो लॉन्ग क्लियरेंसेस होती हैं। और लॉन्गर क्लियरेंसेस बेसिकली होता है कि कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है और वन टाइम बैंकिंग क्लियरेंस अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो कैपिटल ग्रोथ है इंडिया में वो काफ़ी कम हो सकती है। तो ये ट्रेड बैरियर्स जो हैं इनको भी हटाना काफ़ी ज़रूरी है और ये भी एक चैलेंज पोज करता है। वे फॉरवर्ड में हम थोड़ा सा देखते हैं कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं जिसकी वजह से ट्रेड इम्प्रूव हो सकता है, हमारे बायलैटरल टाइज जो हैं ताइवान के साथ इम्प्रूव हो सकते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इंडिया ताइवान के साथ अपने टाइज इंप्रूव करता है तो चाइना ये बोले कि आप जो है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसे तो चाइना भी तो पाकिस्तान POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा है पाकिस्तान के साथ। तो हमें ये लोग कैसे कह सकते हैं कि आप वन चाइना पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हो, ताइवान के साथ आपने बायलैटरल टाइज क्यों बढ़ा लिए हैं। तो इसीलिए अगर इंडिया भी अगर अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज ताइवान के साथ बढ़ाना चाह रहा है तो ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए इसको। साथ में दोनों ही इंडिया और ताइवान, इनको अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो स्पेशल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स है, उस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को और बढ़ा सकें और ग्रो कर सकें। और किस तरीके से ये ग्रो की जा सकती हैं कि दोनों ही रेसिप्रोकल हाई लेवल विजिट्स जो हैं उन पर फोकस करें, दोनों ही एक दूसरे में और ज़्यादा विजिट करें, अपने टाइज बढ़ाएं, बायलैटरल टाइज। फिर तीसरी चीज़ क्या काम आ सकती है कि चाइना की जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है उसको समझने में ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ताइवान का अगर आप लोकेशन भी देखो तो वो इस तरीके की है कि जियो स्ट्रैटेजिक प्रॉक्सिमिटी है, साथ में लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज भी अच्छे हैं ताइवान चाइना के अगर आप देखा जाए तो, जिसकी वजह से हम चाइना का जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ताइवान के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाने के लिए और चाइना की स्ट्रैटेजिक डेप्थ को समझने के लिए एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि ताइवान को ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल कोलिशन है जिसमें US, जापान और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हैं, तो उसमें हम ताइवान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो ये रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट चेंज लाया जा सकता है। इसलिए इंडिया को एक प्रैग्मैटिक अप्रोच ही मेंटेन करनी चाहिए ताइवान की तरफ, ताकि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस अलग इस्टेब्लिश हो जाएं और ताइवान के साथ इंडिया के रिलेशंस अलग हो जाएं। तो ये जो मेनलैंड चाइना है उससे आपके रिलेशंस अलग मेंटेन हो जाएं और यहाँ से अलग हो जाएं। तो इस तरीके से आपको इंडिया को एक प्रैग्मैटिक अप्रोच, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है ताइवान की तरफ। अब यहाँ पर एक मेंस क्वेश्चन है जो कि आप डिस्कस कर सकते हैं। वाई डज इंडिया नीड टू एंगेज विद ताइवान इन करंट सिचुएशन, एक्सप्लेन एंड गिव योर डिटेल्ड ओपिनियन। तो आप वेबसाइट के आंसर राइटिंग पोर्टल पर जाकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड योर क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड। So try to answer this question, and that's all for today. Thank you for watching the lecture.